हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल। और हम आज एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, और वो कोर्स है द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये जो कोर्स है ये CBSE के स्टूडेंट्स हो या ICSE के स्टूडेंट्स हो या किसी और भी स्टेट का बोर्ड हो, आप सब 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं CBSE की बात करूं तो दिस इज गोइंग टू बी द 4th चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, और इससे पहले के सारे चैप्टर्स हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। सो इसको देखने से पहले प्लीज मेक श्योर आपने वो सभी चैप्टर्स को जरूर देखा हुआ हो। अब आज हम ये चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तो आज इसका लेक्चर नंबर 1 में आई विल बी गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम बहुत सारी चीजें अभी ऑलरेडी एटम के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 नंबर 1 में हमने पढ़ा मैटर के बारे में। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हमने मैटर को क्लासिफाई किया, और चैप्टर नंबर 3 में हमने अंडरस्टैंड किया वो जो मैटर होता है दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इन सब चैप्टर्स में जो कुछ भी हमने अभी तक एटम्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, आज हम जल्दी से उसको रिवाइज करते हुए अगले चैप्टर में अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में बढ़ाएंगे। तो आज का ये लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और ये जो कोर्स है ये आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कोर्स है। और जो स्टूडेंट्स अपने क्लास 11th और 12th में इंजीनियरिंग या नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स को चूज करना चाहते हैं, या मेडिकल स्ट्रीम को चूज करना चाहते हैं, वो जेई और नीट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम NCERT लेवल से आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ाएंगे। यस, मैं आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगी सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, जो कि आपको किसी भी एग्जाम में एक्सेल करने में हेल्प करेगा, चाहे वो स्कूल का एग्जामिनेशन क्यों ना हो। और साथ में आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट ईयर आप लोगों को NTSC का एग्जाम देना है, NSE JS देना है, और बहुत सारे ओलंपियाड्स देने होते हैं। तो उन सब के लिए जितनी अंडरस्टैंडिंग है क्लास 9 के स्टूडेंट को चाहिए है टू एक्सेल, ठीक है, सिर्फ पास होने के लिए नहीं, टू एक्सेल जितनी भी अंडरस्टैंडिंग आपको जरूरत है वो मैं आपको इस कोर्स में दूंगी। तो NCERT के कंसेप्ट्स को तो हम समझेंगे ही, हम अपनी आगे की पढ़ाई के लिए भी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू पीपल, फॉर योर कंप्लीट थरो प्रेपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लर्निंग विद मी। तो हमने सबसे पहले समझा कि व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। सो आई होप आप सब लोगों को याद है कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस। तो कोई भी चीज, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, क्लोथ्स हो, कॉपी हो, पेन हो, सॉल्ट, शुगर, कार, आयरन, वुड, कोल, पेट्रोल, क्ले, एयर, ट्रीज, सैंड, सॉइल, ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ, ऑल आर व्हाट, ऑल आर मैटर। क्योंकि सब के अंदर कुछ मास है, वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, और हम उन्हें अपनी 5 सेंसेस में से एटलीस्ट किसी एक के साथ तो जरूर सेंस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद हमने ये अंडरस्टैंड किया कि बहुत सारे फिलोसफर्स थे, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मैटर का नेचर क्या होता है। उसमें से हमारे कुछ एंशिएंट फिलोसफर्स भी थे जिन्होंने अपने हिसाब से रिसर्चेस की और रिलीजियस बुक्स और स्क्रिप्चर्स में उसके बारे में लिखा। तो हमारी इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले ये कहा गया कि जो मैटर होता है दिस इज कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स, that is air, earth, water, fire and space, right? So which we call in Hindi as Vayu, Prithvi, Jal, Agni and Akash. तो ये सब चीजें हमने कहाँ पे पढ़ी थी? हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, कि मैटर क्या होता है। और फिर हमने अंडरस्टैंड करना शुरू किया था कि मैटर का नेचर क्या होता है। तो एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स के बाद अब हम कहाँ पे आगे, हम मॉडर्न कंसेप्ट पे आगे कि मैटर किसका बना हुआ होता है। और हमने अंडरस्टैंड किया कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, जिसे मैंने आपको एक सिंपल से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि अगर आप दूर से
सैंड को देखो तो आपको बिल्कुल स्मूथ दिखाई देती है, ठीक है, ऐसे लगता है कि बिल्कुल एक स्मूथ सी सरफेस है। जब हम पास में जाते हैं तो हमें लगता है कि वो स्मूथ तो नहीं है, ठीक है, वो रफ सरफेस है। और जब हम इस सैंड को अपने हाथ में उठा के देखते हैं तो वो कण कण अलग हो जाता है और हम कहते हैं कि सैंड तो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स है। बिल्कुल ऐसे ही आप हर एक मैटर को, हर एक सब्सटेंस को इस तरीके से समझ सकते हो। अगर आप एक टेबल की सरफेस के ऊपर हाथ लगा के देखोगे तो आपको स्मूथ लगेगी, मगर एक्चुअली में दैट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स। तो अब ये माइन्यूट पार्टिकल्स हैं क्या? वेल, ये हैं एटम्स। सो व्हाट इज एन एटम? सो मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। और फिर उसके बाद इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स मैटर को फॉर्म करते हैं उन्हें हम एटम्स कहते हैं। So atoms, they are the fundamental building blocks of matter. इन एंशियंट इंडिया सबसे पहले महर्षि कन्नड़ थे जिन्होंने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज परमाणु। और इसके बारे में आपने कहाँ पे पढ़ा था? जब हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, चैप्टर नंबर 3 ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 सीबीएसई, राइट। तो बाकी सब डिफरेंट बोर्ड्स में सब जगह सब लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी हैं, किसी ने किसी चैप्टर में पढ़ी है, किसी ने किसी चैप्टर में पढ़ी है, बट सब क्लास 9 के स्टूडेंट्स इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो एटम के बारे में सबसे पहले एक इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़ जिन्होंने कहा कि उसको उन्होंने एटम नाम नहीं दिया था, हिंदी में उन्होंने उसको परमाणु कहा। एंड ही सेड कि जो भी मैटर है वेल वो बना हुआ होता है बहुत ही छोटे पार्टिकल से जिन्हें हम एटम्स कहते हैं या जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और वो आगे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, दे आर इंडिस्ट्रक्टेबल। फिर और ऐसे ही उसी सिमिलर टाइम में ग्रीक फिलोसफर्स थे जैसे कि डेमोक्रिटस थे, तो उन्होंने 400 बीसी में ये कहा कि जो मैटर होता है दिस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। तो मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ गया कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो अब एटम्स ये हैं क्या? तो वेल इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम कोई भी एक चीज मैटर ले लें, कोई भी एक सब्सटेंस ले लें और हम उसको आगे सब डिवाइड करते जाएं, जैसे कि आपने एक मेटल का पीस ले लिया, उसको छोटा 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 करना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली आप एक बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे आप उस मैटर को आगे फर्दर सब डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो वो जो पार्टिकल आपके पास आया उसको उन्होंने कहा कि ये एटम होता है, ठीक है। तो जो एटम वर्ड है दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो, जहां पे ए का मतलब होता है नॉट और टोमियो वह वर्ड का मीनिंग होता है कट, सो नॉट कट, ठीक है। तो एटम कम्स फ्रॉम एटोमियो, अ ग्रीक वर्ड मीनिंग अनकटेबल और इनडिविजिबल, जिसे हम आगे फर्दर छोटा नहीं कर सकते, जिसे हम आगे काट नहीं सकते, जिसे हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और ये जो थियरीज थी ये सब फिलोसफर्स ने दी थी। और उसके बाद हमारे अर्ली टाइम्स में अगर हम आ जाए तो 1808 में हमारे साइंटिस्ट थे एक जॉन डाल्टन, उन्होंने अपनी थियरी दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के नाम से हम उस थियरी को जानते हैं, जिसके बारे में अगेन आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में स्टडी किया था। और उस थियरी के अकॉर्डिंगली उन्होंने भी यही कहा कि जो एटम होता है दिस इज स्ट्रक्चरलेस एंड इनडिविजिबल पार्टिकल। तो ये जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है आपने ये भी अंडरस्टैंड किया कि उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे बहुत सारी मैटर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, वो एक एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे थे और उन्होंने वहां पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए। इन सब लॉज को कंपाइल करके जॉन डाल्टन ने ये अपनी थ्योरी दी थी जिसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। तो जल्दी से इसको भी रिवाइज कर ही देते हैं क्योंकि यहाँ से हमारी एटम की जर्नी शुरू होती है। So Dalton atomic theory, this was given by Sir John Dalton और उसके मेन postulates थे कि matter is made up of very small indivisible particles called as atoms. वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। ये बिल्कुल वही था जैसे कि हमारे एंशियंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स ने भी कहा था। फिर उसके बाद आ गया एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। वो
बिल्कुल उनके मासेस सेम होंगे, उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, उनका साइज सेम होगा, उनका सब कुछ सेम होगा एटम्स का, अगर वो एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे तो दे विल बी हैविंग डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज एंड इन वेट्स। फिर उन्होंने ये कहा कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड दे कंबाइन इन अ डेफिनेट रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन और एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करते हैं और वो कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। Atoms, they are neither created nor destroyed in a chemical reaction. However, chemical reactions they involve the reorganization of atoms. ठीक है, तो ये भी हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया था कि अगर हमें केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो जो रिएक्टेंट्स के अंदर एटम्स का नंबर होगा, टाइप होगा, वो एग्जैक्टली सेम वही नंबर और टाइप हमें प्रोडक्ट्स में भी मिलेगा। सिर्फ फर्क क्या होगा कि जो एटम्स है पहले जो रिएक्टेंट्स में होंगे उनके बीच में जो बॉन्ड होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, वो टूटेंगी और फिर ये एटम्स रीअरेंज करके नई चीजें फॉर्म करेंगे जिन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। सो इस सारी थियरी से जो नट शेल निकल के आया था वो ये था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। इसीलिए जॉन डाल्टन ने कहा था कि जो एटम होता है आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। पर फिर हमें जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई हमने देखा कि जॉन डाल्टन की ये थियरी बिल्कुल भी सही नहीं थी, या थोड़ी सही थी, थोड़ी गलत भी थी। तो क्या लिमिटेशंस थे डाल्टन एटॉमिक थियरी की? तो उन्होंने सबसे पहली बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कोई आइडिया ही नहीं दिया। उन्होंने बस यही कह दिया कि आगे वो फर्दर डिवाइड ही नहीं हो सकता। मगर आज की डेट में हम ये जानते हैं कि जो एटम होता है वो आगे फर्दर डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये स्टडी किया कि आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद अगेन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी उन आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास। उनका मास डिफरेंट होता है मगर वो सेम ही एलिमेंट के एटम होते हैं। और जॉन डाल्टन ने तो कहा था कि अगर एक ही एलिमेंट है तो सारे एटम्स आइडेंटिकल होने चाहिए, राइट? मगर यहाँ पे आइसोटोप्स के कंसेप्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सिमिलरली वो आइसोबार्स के कंसेप्ट को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि जैसे अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स है उनके एटम्स को डिफरेंट होना चाहिए, मगर हमारे पास आइसोबार्स वो एटम्स होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके मासेस सेम हो जाते हैं। अगेन दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय जॉन डाल्टन। तो ये सब थ्योरी जो थी आपने अच्छे से डिटेल में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ा। यहाँ पे मैंने उसको जल्दी से रिवाइज किया है। अगर आपने उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो प्लीज डू विजिट आवर लेक्चर्स ऑन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वहां पे आपको इस ए थ्योरी के एक एक पॉइंट को विद एग्जांपल्स हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थे उसके कुछ मेरिट्स भी थे और उसके कुछ डीमेरिट्स भी थे। वो हर एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई जैसे जैसे साइंस की डेवलपमेंट हुई, बट इवन देन इट वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, जिसे हमने अगेन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। हर एक चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट कॉम्पोजिशन से रिलेटेड जॉन डाल्टन एक्सप्लेन कर पाए थे। तो और बेसिक पोस्टुलेट क्या निकल के आया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि एटम होता है दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, और हम उसको आज भी टिल डेट सही मानते हैं विद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। ठीक है, हमारे एक्सपेरिमेंट्स ये प्रूव करते हैं, सारी केमिकल रिएक्शंस ये प्रूव करती हैं कि जो एटम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है व्हिच पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन दैट इज एन एटम। ठीक है, तो अब क्या यही सही था? नहीं, ये सही नहीं था। आप लोग ये जानते हो जब आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा था कि उसमें हमने ये स्टडी किया था कि जो एटम होता है दैट इज डिविजिबल, उसके आगे क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ और सब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो हमें कैसे पता लगा? उसके लिए जस्ट रिमेंबर कि हमारी कुछ साइंटिस्ट ने बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ मैटर। ठीक है,
तो उन्होंने मैटर का इलेक्ट्रिक नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। और वहां से ये कंक्लूजन्स निकल के आए कि जो एटम होता है दैट इज फर्दर डिविजिबल। एंड देन उसके बाद हमने धीरे धीरे उसको आगे अपनी रिसर्च को बढ़ाया और हमें पता लगा कि जो एटम होता है दिस इज स्टिल मेड ऑफ the subatomic particles which are called as the electrons, the protons and the neutrons, and this was a concept which was very different from what was given by John Dalton. तो जॉन डाल्टन की थ्योरी 1808 में एंड बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि 100 साल हमने इस थ्योरी को सही माना, मगर फिर जब और डेवलपमेंट हुई बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, द 20th सेंचुरी, उनकी ये थ्योरी प्रूव हुई कि गलत है। एटम आगे बना हुआ होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हमने अंडरस्टैंड करना है कि वो कैसे एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं और बहुत सारी उनसे रिलेटेड चीजें, ठीक है। सो इसके साथ हमारा ये एक ब्रीफ रीकैप खत्म होता है। हमने जो कुछ भी अभी पहले 3 चैप्टर्स में एटम्स के बारे में अंडरस्टैंड किया था, आज मैंने उसको आपके सम अप किया और हम अब अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे और अगले लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, जहां से हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एटम इनडिविजिबल हो सकता है, एटम आगे कुछ और पार्टिकल से बना हुआ हो सकता है। वो कौन से पार्टिकल्स हैं फिर उसके बारे में हम धीरे धीरे और पढ़ाई करते जाएंगे। तो चलें मिलते हैं अगली बारी के लिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट कि अब आपको नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इफ यू हैव लाइक द लेक्चर, डू प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड। So see you again. Have a nice day. God bless you.